हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा किस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 60 नंबर का जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए पेपर से रिलेटेड जो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं, ए और ब, यानी कि इसमें आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए और बी। प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी यानी कि करने आपको जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भाग ए है ये सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है, यानी कि सभी स्टूडेंट को करना है भाग ए। नेक्स्ट अगर भाग बी की बात करें तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं भाग बी में, अर्थात जो पहला भाग है ये है इसमें वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और दूसरा है कंप्यूटरीकृत लेखांकन। आपको दिए गए विकल्पों में से केवल एक को हल करना है, यानी कि भाग ए जो है आपका पहला ये तो कंपलसरी है, लेकिन भाग बी में यहाँ पे या तो आप पहले वाला कर सकते हैं ये वाला, या फिर आप जो सेकंड पार्ट है ये कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4th पॉइंट है कि जो प्रश्न संख्या है 1 से लेकर 10 तक और 23 से लेकर 27 तक या के जो है वैकल्पिक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक, और 23 से लेकर 27 तक ये जो क्वेश्चन आपके 1 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक और एक 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपके 2-2 नंबर के जो है प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 16 से लेकर 20 तक और एक 29 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो प्रश्न आपके 3-3 अंक के हैं, 3-3 नंबर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 21, 22 और 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि ये जो प्रश्न आपके 5-5 नंबर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं दिया गया, हालांकि 2 अंकों के 2 प्रश्नों में, 3 अंकों के 2 प्रश्नों में और 5 अंकों के सभी प्रश्नों में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। देखिए समग्र रूप का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल चॉइस बोलते हैं जिसको। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर मान लिया 21 का है और क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इन दोनों में से एक कीजिए, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इसी को बोलते हैं समग्र, यानी कि कोई भी 2 क्वेश्चनों में से एक करना। इसकी बजाय आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। इंटरनल चॉइस क्या होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दे दिया, ऊपर क्वेश्चन दे दिया, उसी के और में एक क्वेश्चन और दे देंगे और इन दोनों में से एक कीजिए, यानी कि एक ही क्वेश्चन के और में मिल जाएगा आपको, यानी कि 21 का है क्वेश्चन और में मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई 22 का क्वेश्चन है उसी में एक क्वेश्चन दे दिया, उसी के और में एक और क्वेश्चन दे दिया, दोनों में एक कीजिए, तो इसको इंटरनल चॉइस बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम भाग ए की बात करें, भाग सेक्शन ए, इसका नाम है साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए लेखांकन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा साझेदारों के संबंध में कोई परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता करने के लिए बाध्यकर्ता कहलाता है, तो उसको बोलते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर संचित लाभ और हानि के लिए क्या उपचार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में जो है क्रेडिट किया गया है। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित पूंजी है, तो आरक्षित पूंजी क्या होती है, तो कंपनी के समापन पर मांगे जाने वाले पूंजी का भाग। ये आपका 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन है, फर्म के साथ साझेदार का संबंध डैश का है, तो पूंजी जो है फर्म के साथ जो साझेदार का संबंध होता है ये होता है एजेंट का, इसको बोलते हैं एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के विघटन के समय फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए ऋण के लिए रोजनामचा प्रविष्टि होगी, तो इसका राइट आंसर है बैंक अकाउंट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, डीआर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन है, एक परिस्थिति लिखिए जिसमें त्याग अनुपात लागू किया जा सकता है, तो इसका आंसर है विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा, याद रखना। यहाँ पे अभिकथन और जो कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको बोलते हैं हम असर्शन रीजन क्वेश्चन, यानी कि एक स्टेटमेंट मिलेगी उसमें आपको दूसरा उसका कारण मिलेगा, आपको बताना दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है कौन सी है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। पहले देखिए,
अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि एक साझेदार से लिया गया ऋण वसूली खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाता। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है पहले वाला। उसका कारण दे रखा है, एक साझेदार से लिया गया ऋण बाह्य दायित्व नहीं है बल्कि पूंजी की वापसी से पहले चुकाया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है, दोनों ट्रू हैं। और साथ ही साथ जो अगर आप देखेंगे तो जो कारण है ना, वो अच्छे से जो है असर्शन को यानी कि अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और जो कारण आर है ये अभिकथन ए की जो है सही व्याख्या है। फिर से एक और क्वेश्चन दे रखा है असर्शन रीजन का, जिसको अभिकथन और कारण बोलते हैं। अभिकथन है जिसको ए बोलते हैं असर्शन। बैंक में शेष राशि वसूली खाते में जो है हस्तांतरित की जाती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है, सही है। पहली स्टेटमेंट आपकी जो है ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रू, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। कारण उसका दे रखा कि बैंक में शेष राशि का वसूली नहीं होना चाहिए बल्कि वर्तमान रूप में जो है वितरित किया जाना चाहिए। तो दूसरी जो है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो पहला जो अभिकथन है ये गलत है, सॉरी, अपना जो अभिकथन ये क्या हो जाएगा, गलत। और जो कारण है ये आपका क्या है, सही। यानी कि अपना जो अभिकथन है, जो पहली जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत रहेगी, लेकिन जो यहाँ पे कारण है ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा डी, यानी कि अभिकथन ए सही नहीं है लेकिन जो कारण है वो क्या है, सही है। और ये जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, याद रखना इसका। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भी 1 नंबर का है। पूंजी के उस भाग का क्या नाम दिया गया जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है। तो उसको बोलते हैं हम आरक्षित पूंजी, ठीक है, रिजर्व जो पूंजी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका 1 नंबर का है। ऋण पत्रों के मोचन पर प्रीमियम डैश खाता है, तो उस खाते को क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है शेयरधारी और ऋण पत्रधारी के बीच 2 अंतर बताइए। तो इसमें पहला अंतर है, शेयरधारी कंपनी के स्वामी होते हैं जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋण दाता होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें, शेयरधारी को कंपनी से लाभांश मिलता है जबकि ऋण पत्रधारी को कंपनी से ब्याज मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12 का, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है कि डब्ल्यू और एस के बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी 40,000 और 80,000 रुपये हैं। वर्ष के लिए खाते तैयार करने के बाद यह पता चलता है कि साझेदारी समझौते में प्रदान किए गए 10% जो प्रति वर्ष की दर से ब्याज की राशि लाभ के वितरण से पहले साझेदारों की पूंजी खाते में जमा नहीं की गई। अगले वर्ष की शुरुआत में समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करें। तो देखिए यहाँ पे ब्याज दे रखा है 10%। तो अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो इसका कितना ब्याज बनेगा, 40,000 का 10% 4,000 होता है। और अगर एस की बात करें तो 80,000 का जो 10% है ये आपका 8,000 होता है। तो कुल पूंजी का जो ब्याज हो गया ये हो गया 4,000 और 8,000 यानी कि 12,000। नीचे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, इंटरेस्ट जो है 4,000 8,000, अगर दोनों को सेम रेशियो में बांटेंगे 12,000 को 6,000 और 6,000, जो नेट डिफरेंस आएगा 4,000 और 6,000 का 2,000, 8,000 और 6,000 का ये भी कितना जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है इसको डिटेल में समझ सकते हैं। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला। ये नीचे वाला जो है ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है कि साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। कौन कौन सी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। दूसरी है साझेदारों के बीच ठहराव। नेक्स्ट लाभों का बंटवारा। नेक्स्ट व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। नेक्स्ट स्वामी और एजेंट का संबंध। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका 2 नंबर का है। एक फर्म का औसत लाभ 70,000 रुपये है, इसमें 5,000 रुपये का एक असामान्य लाभ शामिल है। व्यवसाय विनियोजन पूंजी 5,50,000 रुपये है तथा लाभ की सामान्य दर 10% है। अधिलाभ के 4 गुना के बराबर ख्याति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देख स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वास्तविक औसत लाभ की गणना करनी हमें, तो औसत मुनाफा है 70,000, कम जो असामान्य लाभ है ये है 5,000 रुपये, तो वास्तविक जो लाभ होगा ये होगा 65,000 रुपये। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट तो हो गया अपना। दूसरा है देखिए सामान्य लाभ का फार्मूला होता है निवेशित पूंजी मल्टीप्लाई में रिटर्न का सामान्य दर और डिवाइड में जो 100 है ना ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। तो 5 लाख मल्टीप्लाई में 10/100 ये आ जाएगा 55,000 रुपये। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, देखिए आगे अत्यधिक लाभ ये होता है वास्तविक औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ,
तो 65,000 में से जो 55,000 इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000। ख्याति जिसको बोलते हैं सद्भावना, तो ये होता है अत्यधिक लाभ गुणा में खरीदे गए वर्षों की संख्या। तो अत्यधिक लाभ जो है ये 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई में ये 4 गुना पूछा इसने, 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना आ जाएगा 40,000 रुपये। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 का ही पार्ट दे रखा है। और 13 का जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2 नंबर का है, इसका और वाला। ख्याति के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पहला है व्यवसाय की प्रकृति, दूसरा स्थान, नेक्स्ट प्रबंधन की दक्षता, नेक्स्ट बाजार परिस्थितियां, नेक्स्ट है विशेष लाभ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ए और बी लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं और नया लाभ हानि अनुपात 2:1:1 होगा। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1 लाख रुपए 1 लाख जो रुपए हैं ये लाता है। उपयुक्त लेन देन के लिए फर्म के खातों में जो आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो नीचे जो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को आराम से आप समझ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे 15 दिया गया है। जो 15 वाला क्वेश्चन है ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पे त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात के बीच 2 अंतर बताइए। तो आपको 2 अंतर बताने, तो देखिए यहाँ पे टेबल तैयार की गई है। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, 2 नंबर का रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए त्याग अनुपात। तो इसमें पहला पॉइंट है यह वो अनुपात है जिसमें पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से को त्याग किया जाता है। नेक्स्ट है लाभ प्राप्ति अनुपात। इसमें पहला पॉइंट है यह वह लाभ है जिसमें शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार के हिस्से को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करें त्याग अनुपात। इसमें सेकंड पॉइंट है त्याग अनुपात नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय निकाला जाता है। नेक्स्ट है लाभ प्राप्ति अनुपात। इसमें सेकंड पॉइंट है लाभ प्राप्ति अनुपात किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय निकाला जाता है। नेक्स्ट है त्याग अनुपात में थर्ड पॉइंट है नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात। इसमें थर्ड पॉइंट है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी गई ख्याति की राशि शेष साझेदारों द्वारा लाभ प्राप्ति अनुपात में दी जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का रहेगा। निम्न सूचनाओं के आधार पर जनरल प्रविष्टियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, इनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे हैं कंप्लीट करना है। इसको वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसके नीचे आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये जो है कंप्लीट फिल किए गए हैं। इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको सब कंप्लीट दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट में जो है यहाँ पे आ जाएगा 1500, यहाँ पे 300, 600, 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है यह आपका रहेगा 3 नंबर का। क्वेश्चन है निम्नलिखित मामलों में एक साझेदार फर्म के विघटन पर आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। पहला पॉइंट है 5,000 रुपये की वसूली व्यय एक साझेदार एक्स द्वारा वहन किया जाना था, हालांकि इसका भुगतान वाई द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट है वाई का 50,000 रुपये का ऋण 48,000 रुपये तय किया गया। थर्ड पॉइंट है मशीनरी पुस्तक मूल्य 6 लाख रुपये 20% बट्टे पर जो है दी गई। यहाँ पे देखिए इसकी जो टेबल है ये तैयार की गई है। आंसर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट जो है यहाँ पे दिया गया है। इनको सभी के जो कॉलम है ये बनाए गए हैं और लास्ट में जो टोटल है इन सभी का जो है ये कितना आ जाएगा 55,000 रुपये। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 55,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये भी आपका 3 नंबर का है। निम्नलिखित स्थितियों में ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। पहला है 100 रुपये के 2,000 12% ऋण पत्र जारी किए गए जो सम मूल्य पर प्रतिदेय हैं। दूसरा है 2,000 12% ऋण पत्र 2% की छूट पर जारी किए गए सम मूल्य पर प्रतिदेय हैं। तीसरा है 5% के प्रीमियम पर 100 रुपये के 2,000 12% ऋण पत्र जारी किए गए सम मूल्य पर जो है प्रतिदेय हैं। यहाँ पे नीचे जो है इसका आंसर दिया गया है। आंसर में जो है कंप्लीट ये टेबल तैयार की गई है। वीडियो को पॉज करके या फिर जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का ही भी।
क्वेश्चन है एक्स किसी का नाम है, 1 जनवरी 2002 को 5,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। जो दूसरा व्यक्ति है वाई, ये 1 मई 2002 को 10,000 रुपये के साथ शामिल होता है। 1 जुलाई को जेड 15,000 रुपये के साथ एक साझेदारी के रूप में शामिल होता है। उसी तारीख को जो एक्स है ये 5,000 रुपये और वाई 10,000 रुपये जो है अतिरिक्त पूंजी के रूप में योगदान देते हैं। 31 दिसंबर 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 16,000 रुपये था। साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात साझा करने के लिए सहमत है। आपको लेखा वर्ष के अंत में लाभ का जो है वितरण दिखाने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे लाभ निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये 12 महीने के लिए 60,000 रुपये हो गए। फिर अगले जो है थोड़े दिन के बाद में उसने 7 तारीख को फिर से 5,000 रुपये लगा दिए, तो ये 6 महीने हो गए, 6 महीने के 30,000 रुपये टोटल हो गए इसके 90,000 रुपये। वाई की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1/5/2002 को इसने 10,000 रुपये लगाई, ये 8 महीने के लिए लगाए 80,000 रुपये। फिर जो है 1 तारीख 7वें महीने में इसने जो है लगा दिए 10,000 रुपये, 6 महीने के लिए 60,000 रुपये, टोटल रुपये हो गए इसके 1,40,000। नेक्स्ट वाई की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसने जो है 15,000 रुपये लगाए 6 महीने के लिए, तो इसके रुपये हो गए 90,000 रुपये। अब सभी का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पे रेशियो जो है एक्स वाई जेड का आएगा 90,000 रेशियो 1,40,000 रेशियो 90,000। इनको काटेंगे तो ये आएगा 9:14 रेशियो 9। अब यहाँ पे एक्स का रेशियो निकालना है, तो एक्स का रेशियो कितना आ जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई में जो है ऊपर जो है कितना आ जाएगा वाई एक्स का हिस्सा और नीचे इन सभी रेशियो का जोड़, सभी रेशियो का जोड़ कितना आएगा 32। सोल्व कर लेंगे 4,500 रुपये। वाई का निकालेंगे तो 16,000 मल्टीप्लाई में वाई का रेशियो 14 डिवाइड में सभी रेशियो का जोड़ 32, ये आ जाएगा 7,000 रुपये। इसी प्रकार जेड का निकल जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई में वाई जेड का रेशियो हो 9 और डिवाइड में सभी रेशियो का जोड़ यानी कि 32, ये आ जाएगा 4,500 रुपये। इसी के ओर में यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है यदि साझेदार का पूंजी खाता स्थिर है तो आप निम्नलिखित मद का जो है को कहाँ दर्ज करेंगे। तो इसमें पहली मद है, देखिए साझेदार द्वारा आहरण, इसको करेंगे डेबिट ऑफ करंट अकाउंट। दूसरा है साझेदार का देय व्यय, इसको करेंगे या वेतन, इसको करेंगे क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट लाभ का हिस्सा, ये करेंगे क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट है एक साझेदार द्वारा लगाई गई नई पूंजी, ये है क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। और नेक्स्ट जो है ये है आहरण पर ब्याज, ये है डेबिट ऑफ करंट अकाउंट। और पूंजी पर ब्याज इसको करेंगे यहाँ पे क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन ये भी आपका 3 नंबर का है। ए बी सी डी लाभ को 1:2:3:4 के अनुपात में साझा करने वाले साझेदार हैं। डी सेवा निवृत्त हो गया है और उसका हिस्सा ए और बी द्वारा बराबर बांटा गया। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीद पर किया गया जो कि 4,000 रुपये था। सामान्य रिजर्व में 1,30,000 रुपये का शेष दिखाया गया था। स्थिति विवरण में डी की पूंजी सेवानिवृत्ति के समय 3 लाख रुपये थी। फर्म के पुस्तकों में आवश्यक जो है जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो दिया गया है इसको समझ सकते हैं। जर्नल इसकी जो है यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया गया है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऑफ गुड विल्स 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,20,000। डी का शेयर आ गया 1,20,000 मल्टीप्लाई में 4/100 यानी कि 48,000। विच इज कंट्रीब्यूट ए एंड बी गेनिंग रेशियो, इनका रेशियो है 1:1 बराबर रेशियो में है। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर का रहेगा, आपको याद रखना है। सुनैना और तमन्ना एक फर्म के साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में जो है लाभ हानि बांटते हैं। 5 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार थी। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो है बैलेंस शीट के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट जो है इसको आराम से आप समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो है बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट यहाँ पे इसमें जो है कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, लास्ट में यहाँ पे देखते हैं 5 लाख रुपए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। 1 अप्रैल 2020 को प्रणव को मुनाफे के 1/5वें हिस्से के लिए जो है निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में शामिल करने के लिए सहमत हुए। ठीक है, वो यहाँ पे सहमत हुए हैं। इसमें सभी देनदार अच्छे हैं। भूमि और भवन का मूल्य 1,80,000 बढ़ाया जाना है। संयंत्र और मशीनरी का मूल्य 20,000 रुपये कम किया जाना है। कामगार मुआवजा निधि के खिलाफ देयता 20,000 पर निर्धारित किया जाता है, उसके बाद में वर्ष में भुगतान किया जाता है। प्रणव 1 लाख की पूंजी और 10,000 जो प्रीमियम के रूप में ख्याति के नगद में लगाएगा।
पुनर्मूल्यांकन खाता पूंजी खाते और पुनर्गठित फर्म की जो स्थिति विवरण कीजिए। नीचे यहाँ पे देखिए इसका जो है आंसर दिया गया है। जो रिवोल्यूशन अकाउंट है इसको आप समझ सकते हैं। नीचे यहाँ पे पार्टनर जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे पार्टनर जो है करंट जो अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो है कैपिटल अकाउंट था, ये करंट अकाउंट है। कंप्लीट यहाँ पे शो किया गया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंस शीट का जो है टेबल बनाई गई है। बैलेंस शीट ये जो है तैयार की गई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट और अमाउंट 6,50,000 रुपये। इसी के ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन है व्यवसाय में नए साझेदार की आवश्यकता के क्या कारण है। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में लाता है तो ख्याति के मूल्यांकन उपचार की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक नए साझेदार को सभी मौजूदा साझेदारों की सहमति से फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है जब तक कि अन्यथा सहमति न हो। निम्नलिखित शर्तों के कारण एक साथी को जोड़ा गया। पहला है जब फर्म के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है। दूसरा, जब नए साझेदारों के पास विशेषज्ञता हो जो फर्म के व्यवसाय विस्तार के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट है जब विचाराधीन साझेदार प्रतिभाशाली व ख्याति व्यक्ति हो और फर्म में उसके प्रवेश से फर्म की ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। नीचे आप इसकी टेबल तैयार की गई है जर्नल, ठीक है। इसकी जो टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे 22 का जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन है जोकेन लिमिटेड ने एक परिविवरण पत्र जारी किया जिसमें प्रत्येक 10 रुपये के 5 लाख समता शेयरों के लिए 10% प्रीमियम पर जारी किए गए आवेदन आमंत्रित किए। तीन आवेदन पर आवंटन पर जो रुपये है प्रीमियम सहित और 3 रुपये जो है कॉल पर 6,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। आवंटन इस प्रकार किया गया था। तो आवंटन किस प्रकार किया गया देखिए, पहला है 4 लाख शेयरों के आवेदकों को पूर्ण रूप से आवंटित किया गया था। दूसरा 2 लाख शेयरों के जो आवेदकों को अनुपातिक आधार पर 50% आवंटित किया गया था। नेक्स्ट है 60,000 शेयरों के आवेदकों को खेद के पत्र जारी किए गए थे। एक शेयर धारक जिसे श्रेणी ए के तहत 5,000 शेयर आवंटित किए गए थे उसने आवंटन राशि के साथ आवंटित शेयरों पर पूरी राशि का भुगतान किया। एक अन्य शेयर धारक जिसे 1,000 शेयर श्रेणी बी के तहत आवंटित किए गए थे आवंटन पर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। उनके शेयरों को तुरंत जब्त कर लिया गया। इन शेयरों को तब ₹40 प्रति शेयर व 7 रुपये के भुगतान पर फिर से जारी किया गया था। कॉल अभी तक नहीं मांगी गई। जनरल प्रविष्टियाँ करें। तो नीचे यहाँ पे जो है जनरल प्रविष्टियाँ जो है दी गई हैं, टेबल यहाँ पे बनाई गई है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको जो है समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया, दोनों में से आपको एक करना है। ये भी आपका नीचे वाला 5 नंबर का है। क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित को संक्षिप्त में बताना, टिप्पणी करनी है। तो इसमें पहला है अग्रिम याचिका, कॉल इन एडवांस, इसको बोलते हैं यहाँ पे पूर्वदत्त याचना। तो इसका आंसर है अग्रिम याचना जो है किसी भी कंपनी द्वारा अग्रिम से प्राप्त की गई अत्यधिक राशि है जिस पर मांग की गई है। यदि किसी कंपनी को उसके अंतर नियमों द्वारा अनुमत या अधिकृत किया जाता है तो वह शेयर धारकों से राशि स्वीकार कर सकती है। अग्रिम राशि को अग्रिम याचना के लिए विशेष रूप से खोले गए खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसे अग्रिम याचना खाते के रूप में जाना जाता है। कंपनी द्वारा कॉल नहीं किए जाने वाली राशियों को पूंजी खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए। यह कंपनी के स्थिति विवरण में इसकी देनदारों के रूप में अलग से दिखाई देता है। शेयरों को पूरी तरह से भुगतान करने के लिए कंपनियां ऐसी राशियों का प्रयोग कर सकती हैं। एक बार जब राशि खाते में स्थानांतरित हो जाती है तो इसे पूर्वदत्त याचना बंद होने के रूप में जाना जा सकता है। यह याचना किए जाने तक वर्तमान देनदारियों के नाम से आता है और राशि शेयर धारकों द्वारा देय हो जाती है। दूसरे यहाँ पे नेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है। दूसरे यहाँ पे अपने पास दे रखा है बकाया याचना, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम कॉल इन एरियर्स, जिसका दूसरा नाम है अदत्त याचना। तो इसका आंसर है बकाया याचना। अदत्त याचना वह राशि है जिसे शेयर के संबंध में मांगा जाता है और इसका भुगतान देय तिथि से पहले नहीं किया जाता है। याचित पूंजी को आवंटन पूंजी भी कहा जा सकता है
और कंपनी इसकी मांग कर सकती है। यदि मांग राशि भेजने में कोई विफलता या चूक उत्पन्न होती है तो इसे अदत्त याचन कहा जा सकता है। अदत्त याचन के लिए एक अलग खाता खोला जाना चाहिए और इसका रखरखाव किया जाना चाहिए। अदत्त याचना के लिए खोले गए खाते को तुलन पत्र के शेयर पूंजी में परिलक्षित किया जा सकता है। इस राशि को स्थिति विवरण के क्षमता एवं दायित्व पक्ष में सदैव प्रार्थित परंतु पूर्णतः चुकता पूंजी नहीं में घटाकर दिखाई जाती है। इस राशि को प्रदत्त पूंजी के रूप में जाना जाता है और 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज का प्रभार जो है अदत्त याचना में शामिल होता है। हालांकि यह कंपनी के लेखों के प्रावधान पर ही निर्भर करता है। कंपनी के निदेशकों को बकाया कॉल पर ब्याज दर में कटौती या छूट देने का जो अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भाग जो बी है स्टार्ट हो गया है। भाग बी है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। किन्हीं 2 मदों के नाम बताइए जिनको अल्पकालिक प्रावधान के तहत दर्शाया जा सकता है। पहला है संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, कर्मचारी कल्याण आयोजन और करादान के लिए आयोजन। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का निम्नलिखित में कौन सा वित्त लागत का हिस्सा नहीं है लाभ हानि विवरण में। तो आपका एक क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं बैंक शुल्क, ऋण पत्र का ब्याज भुगतान, सार्वजनिक जमा का ब्याज भुगतान। तो इसमें राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बैंक शुल्क। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण डैश वित्तीय आयोजन के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या जाएगा अल्पकाल, ठीक है, थोड़े समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका 1 नंबर का रहेगा। ये आपका असर्शन और रीजन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं हम अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया गया है यहाँ पे गतिविधि अनुपात वे अनुपात है जिनकी गणना संसाधन के प्रभावी उपयोग के आधार पर व्यवसाय के संचालन की दक्षता को मापने के लिए जो है की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। कारण इसका दे रखा है कि वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात तरलता अनुपात है। लेकिन जो दूसरा बात करें रीजन, ये भी क्या आपका बिल्कुल सही है। लेकिन असर्शन और जो रीजन इनका आपस में जो है कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो रीजन है ये ए को जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अगर इसमें हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा ए वाला। यानी कि अभिकथन ए और कारण आर सही है, लेकिन जो कारण आर है ये अभिकथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे, ये भी आपका 1 नंबर का है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डैश डैश का मतलब होता है फिलिंग द ब्लैंक्स। संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक अनुपलब्धता है और खोई हुई बिक्री का अनुभव कर रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा स्टॉक आवर्त अनुपात संकेत दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉरी ये जो है यहाँ पे पार्ट पूछे गए हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपका मल्टीपल चॉइस नहीं है। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों के आपको आंसर लिखने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर का जो एक पार्ट रहेगा। एक कंपनी के तुलन पत्र में निम्नलिखित मदों को आप किन शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाएंगे। तो पहला है बैंकों के पास शेष राशि, तो इसको दिखाएंगे वर्तमान संपत्ति। नेक्स्ट यहाँ पे है ऋण पत्र में निवेश, इसको दिखाएंगे वर्तमान देनदारियां यानी कि करंट लेबिलिटी। नेक्स्ट है बकाया वेतन, इसको दिखाएंगे गैर मौजूदा देनदारियां यानी कि नॉन करंट लेबिलिटी। नेक्स्ट है अधिकृत पूंजी यानी कि अंशधारी निधि यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। क्वेश्चन नंबर 29 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है अपने पास 29, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये आपका रहेगा 3 नंबर का, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है 29 का ये आपका 3 नंबर का रहेगा। 28 का क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया। 28 का क्वेश्चन 2 नंबर का था और 29 का जो है आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन है कि स्वामित्व अनुपात की गणना करें यदि कुल संपत्ति का ऋण 2:1 है, ऋण 5 लाख रुपए है, समता अंश पूंजी का 0.5 गुना है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी इक्विटी का 25% है, कर पूर्व शुद्ध लाभ 10 लाख रुपए है और कर की दर जो है 40% है। देखिए सबसे पहले बात करें टोटल असेट्स, ये हो जाएगा डेब्ट्स मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाई में 2 10 लाख रुपए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटर्स फंड, ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में सरप्लस यानी कि 5 लाख मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस में 5 लाख मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 25% प्लस में 10 लाख में से घटाना है क्या 40% ऑफ 10 लाख, 10 लाख का 40%।
तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 2,50,000 ये आ जाएगा 62,500, ये आ जाएगा 6 लाख। जब जोड़ेंगे तो 9,12,500। अब जो प्रोप्राइटरी रेशियो जो होगा ये होगा क्या, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड में टोटल एसेट्स, यानी कि 9,12,000 को डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, ठीक है। 9,12,000 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 10 लाख से, तो ये आ जाएगा 0.9125 डिवाइड में 1 आना चाहिए, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 रेशियो आगे लिखना है क्योंकि रेशियो में दिखाना है, तो रेशियो को आगे लिख देंगे। इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 3 नंबर का, दोनों में से आपको एक करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुपात क्या है, अनुपात विश्लेषण की कोई 2 उपयोगिता बताइए, यानी कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए इसका आंसर है, 2 संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। अनुपात साधारणतया एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करना है। इसे अंश यानी कि फ्रैक्शन, रेट, दर अथवा प्रतिशत, परसेंटेज के रूप में दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता क्या क्या है। तो इसकी पहली उपयोगिता है फर्म की वित्तीय स्थिति को समझने में आसानी। दूसरा है वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति को व्यक्त करने का उपाय। नेक्स्ट है कई वर्षों की वित्तीय जानकारी पर अंतर फर्म विश्लेषण। नेक्स्ट है वित्तीय योजना और नियंत्रण की संभावना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पे 30 का जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विवरण से रोकड़ा प्रवाह विवरण की निवेश गतिविधि बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल इसको कंप्लीट यहाँ पे दिखाई गई है। नीचे यहाँ पे बोला गया 10,000 रुपये के निवेश के रूप में रखे गए ऋण पत्र पर प्राप्त ब्याज, शेयरों पर प्राप्त लाभांश 5,000, अधिशेष निधि में से निवेश के उद्देश्य से भूमि का एक भूखंड क्रम किया गया तथा व्यावसायिक उद्देश्य हेतु किराए पर दिया गया और 20,000 रुपये का किराया प्राप्त हुआ। नीचे यहाँ पे देखिए इसका आंसर दे रखा है, इसको टेबल से आप समझ सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो रुपए हैं इधर शो किए गए हैं, टोटल रुपए नीचे दिख रहे हैं। टेबल को वीडियो को आराम से पॉज करके समझ सकते हैं। इसी के ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 5 नंबर का है, दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण क्या है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण विवरण, ठीक है। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो इसका आंसर है रोकड़ प्रवाह विवरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग किसी संगठन के लिए रोकड़ प्रवाह को देखकर वित्त का प्रबंध करने के लिए किया जाता है। यह विवरण 3 प्रमुख रिपोर्टों, आय विवरण, तुलन पत्र के साथ में से एक है जो कंपनी के प्रदर्शन को निर्धारित करने में मदद करता है। यह आमतौर पर अल्पावधि नियोजन को सक्षम करने के लिए नकद पूर्वानुमान बनाने में सहायक होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण नकदी के स्रोत को दिखाता है और प्राप्त और भुगतान रोकड़ पर नजर रखने में आपकी मदद करता है। किसी व्यवसाय के लिए आने वाली नकदी परिचालन गतिविधियों, निवेश गतिविधियों और वित्तीय गतिविधियों से आती है। विवरण नकदी के बहिर्वाह व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भुगतान किए गए खर्चों और एक निश्चित समय पर निवेश के बारे में सूचित करता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से आपको जो जानकारी मिलती है वह व्यवसाय संचालन को विनियमित करने के लिए, उचित निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन के लिए फायदेमंद होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए निम्न उद्देश्य इस प्रकार है। पहला उद्देश्य है रोकड़ प्रवाह विवरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यह परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी और नकद समकक्षों के सकल अंतर्वाह और बहिर्वाह का पता लगाने में मदद करता है। दूसरा है रोकड़ प्रवाह विवरण एक लेखा अवधि के दौरान कैश बैलेंस में बदलाव के विभिन्न कारणों को निर्धारित करने में मदद करता है। दूसरा है संगठन की तरलता स्थिति निर्धारित करने के लिए एक नकदी प्रवाह विवरण भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अलावा भविष्य में नकदी की आवश्यकता के बारे में जानने के लिए एक रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से सेक्शन यानी कि पार्ट बी शुरू हो गया है, लेकिन वो ऊपर वाला जो पार्ट बी था वो अलग था, ये बी पार्ट अलग है। या तो ऊपर वाला यहाँ पे जो पार्ट बी जो था ऊपर वाला कर सकते हैं, या फिर ये नीचे वाला जो पार्ट है इनमें से एक करना है, दोनों में से एक ही पार्ट करना है। दूसरा जो पार्ट बी है ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का है। नेम एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। आपको 2 कंपोनेंट के नाम लिखने हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो इसमें डाटा, रिपोर्ट, लेजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
दूसरा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टेक्स डैश एज इनपुट्स विच आर प्रोसेस्ड थ्रो डैश टू जनरेट रिपोर्ट्स। तो जो पहला है इसमें आपका आएगा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, पहले वाले में अकाउंटिंग। दूसरा जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें आएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो पहले वाले में तो आ जाएगा आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, और जो दूसरा आपका जो ब्लैंक है इसमें आ जाएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द डाटा इज क्लासिफाइड फॉर क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ अकाउंट इन द हेड्स ऑफ। ये भी आपका 1 नंबर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेट्स, कैपिटल, लिएबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी आपका 1 नंबर का है। क्वेश्चन है A1:E2 इन एक्सेल रेफर्स टू। तो ये किसको रेफर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ एक्सेल सीट। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेमिनेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। 1 नंबर का है। तो इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आ जाएगा डाटा इज नॉट मेड अवेलेबल टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, ठीक है, ये 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन सिक्वेंशियल एंड मोनोमोनिक कोड्स। जो है सिक्वेंशियल और जो है मोनोमोनिक कोड क्या होता है इनको बताना है, ठीक है, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं सिक्वेंशियल कोड्स। सिक्वेंशियल कोड्स आर दोज कोड्स इन विच द नंबर्स ऑफ लेटर्स आर अरेंज्ड इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर। तो ये जो है वो कोड होते हैं जिसमें जो लेटर और जो नंबर होते हैं इनको कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जो अरेंज किया जाता है। दीज आर टाइप ऑफ कोड्स आर मोस्टली अप्लाइड इन सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज चेक्स इनवॉइस। ये ज़्यादातर जो है जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जैसे चेक है इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इट आल्सो हेल्प टू सर्च बाई ट्रैकिंग ए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन ए कोड और आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड इन ए डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नंबर। इसी में अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट है मेनोमोनिक कोड्स। मेनोमोनिक कोड्स आर दोज कोड्स दैट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और एब्रीवेशन एज सिंबल ऑफ कोडिफाइंग ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल हेडक्वार्टर, HQ का मतलब हेडक्वार्टर, DLI का मतलब है दिल्ली, इन ट्रेन बुकिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय ए ग्राफ। एक ग्राफ क्या होता है, इसका क्या मतलब है। एक्सप्लेन ऑफ एनी इट्स 2 एडवांटेज। इसके 2 फायदे बताइए, लाभ। तो इसका आंसर है ग्राफ इज डिफाइंड एज ए डायग्राम और ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशन बिटवीन डाटा और वैल्यू इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ग्राफ क्या होता है? एक डायग्राम होता है। ये पिक्चर जो है पिक्चोरियल टाइप का भी हो सकता है, जिसके अंदर जो है जो डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें आपस में जो है रिलेशन बताया जाता है। 3 एडवांटेज ऑफ ग्राफ। ग्राफ के जो 3 एडवांटेज दिए गए हैं। पहला एडवांटेज है इट मेक्स डाटा प्रेजेंटेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इसकी हेल्प से जो है डाटा अच्छा आसानी से समझ आ जा सकता है। दूसरा हेल्प इन समराइजिंग द डाटा इन ए क्रिप्स मैनर, और अच्छे से जो इसको समराइज किया जा सकता है। तीसरा है कंपैरिजन के लिए जो है ये डाटा बहुत अच्छा है, यानी कि इट हेल्प्स टू कंपैरिजन ऑफ डाटा इन ए बेटर वे। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है इसी की ओर में, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप ऑफ वाउचर्स यूज्ड फॉर एंट्री इन टैली सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको जो कोई भी 3 टाइप के जो वाउचर हैं वो बताने हैं जो टैली सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, और उनका एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो अगर इसमें टाइप्स ऑफ वाउचर देखिए कौन कौन से टाइप हैं। तो इसमें अगर पहले की बात करी है कॉन्ट्रा वाउचर, यूज्ड फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट ओनली। दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर इफ कैश इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस और डिपॉजिट्स इन बैंक फ्रॉम ऑफिस। दूसरा वाउचर है रिसिप्ट वाउचर, ऑल द इनफ्लो ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड थ्रो रिसिप्ट वाउचर। सच रिसिप्ट मे बी टुवर्ड्स एनी इनकम सच एज रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर्स, लोन, एडवांस टेकन और रिफंड ऑफ लोन या एडवांस ETC। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर, ऑल आउटफ्लो ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड थ्रो पेमेंट वाउचर। सच पेमेंट्स मे बी टुवर्ड्स एनी परचेजेज, एक्सपेंसेस ड्यू टू क्रेडिटर्स, लोन या एडवांस ETC। 3 पूछे इसने, बाकी यहाँ पे 4 बताए गए। दूसरा जनरल वाउचर, इट इज एडजस्टमेंट वाउचर नॉर्मली यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स लाइक एडजस्टमेंट बिटवीन लेजर्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट अपना 30 का क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये रहेगा आपका 5 नंबर का। 30 का जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है। आइडेंटिफाई द एरर दैट अपीयर व्हेन देयर आर इनवैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए फॉर्मूला और फंक्शन, हाउ कैन यू एरर बी रेक्टिफाइड। यानी कि किस तरीके से जो है न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है फॉर्मूले के अंदर फंक्शन के अंदर उसके एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर द एरर दैश इज नंबर एरर द स्टेप टू करेक्ट इट फॉर, किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। पहला है ऑप्शनली क्लिक द सेल दैट डिस्प्ले द एरर, क्लिक द बटन दैट अपीयर्स एंड देन क्लिक शो कैलकुलेशन स्टेप। दूसरा है रिव्यू द फॉलोइंग कोज एंड सॉल्यूशन यूजिंग एंड जो है एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट्स in the function that requires numeric arguments. Make sure that the argument used in the function are numbers. Using a worksheet function that iterates such as IRR or rate and function cannot find the result. Use a different starting value of the worksheet function. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड है देन क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट बटन एक्सेल ऑप्शन एंड देन क्लिक द फॉर्मूलाज कैटेगरी। इसी के ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया, ये भी आपका दोनों 5 नंबर का, सॉरी दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ पेरोल टेम्पलेट यूजिंग स्प्रेडशीट यूजिंग इमेजिनरी फिगर्स। तो यहाँ पे जो है पेरोल जो एक्सेल है इसको तैयार करना है। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट जो है तैयार किया गया है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।